नमस्ते। जीएसटी, ये शब्द सुनते ही कई तरह की बातें दिमाग में आती हैं, कभी उलझन, कभी थोड़ी उम्मीद भी। लेकिन हाल ही में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसे कई लोग जीएसटी 2.0 कह रहे हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या और सतह के नीचे क्या चल रहा है। बिल्कुल, और हमारे पास जानकारी भी कई स्रोतों से है। अखबारों के लेख हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस है, एक्सपर्ट्स की टिप्पणियां हैं। तो इनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सितंबर 2025 में नए जीएसटी सुधार घोषित हुए हैं, इनका असली मतलब क्या है और असर कहां-कहां पड़ेगा। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पर केंद्रित है कि इन बदलावों की बारीकियों को समझा जाए, क्योंकि ये सिर्फ मतलब टैक्स रेट बदलने का खेल नहीं है। इसका असर हमारी इकोनॉमी, कारोबार करने के तरीके और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस बदलाव की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो ये जीएसटी 2.0 है क्या, मतलब मूल बदलाव क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव जो है वो है टैक्स स्लैब्स के स्ट्रक्चर में। पहले जो एक तरह का जाल सा बन गया था, 0%, 5%, 12%, 18% और फिर कुछ आइटम्स पर सेस भी लगता था, वो काफी जटिल था। अब उसे काफी हद तक सरल किया गया है। अब मुख्य रूप से दो दरें होंगी, 5% और 18%। जो 12% और 28% वाले स्लैब थे उन्हें हटा दिया गया है। ओ, 12 और 28 हटा दिए, तो अब कुल मिला के कितनी श्रेणियां बची फिर? मुख्य रूप से कह सकते हैं 4 बची हैं। एक है 0% की श्रेणी, इसमें जरूरी चीजें हैं जैसे खुला अनाज, दूध, ताजी सब्जियां, साथ ही जीवन रक्षक दवाएं हैं। और एक बहुत अहम बात, जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भी अब 0% में है। फिर है 5% की दर, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उसके बाद है 18% की स्टैंडर्ड रेट, जिसमें ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं आएंगी। और आखिर में एक नई 40% की दर बनाई गई है। ये डीमेरिट या लग्जरी चीजों के लिए है, जैसे महंगी गाड़ियां, तंबाकू उत्पाद वगैरह। और हाँ, ये सारे बदलाव 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं। अच्छा, वो ये जो सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है, क्या ये वाकई वो कीप इट सिंपल स्टूपिड मतलब केस सिद्धांत को अपनाने जैसा है, जिसकी उम्मीद मतलब काफी टाइम से थी? क्या ये आखिरकार वो अच्छा और सरल टैक्स बनने की तरफ एक बड़ा कदम है? काफी हद तक तो यही मंशा दिखती है। बिल्कुल, इन बदलावों के पीछे का तर्क अगर देखें तो यही है। एक तो खपत को बढ़ावा देना, क्योंकि कई चीजें सस्ती हो रही हैं। दूसरा, कारोबारियों के लिए कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना, उसको सरल बनाना, क्योंकि कम दरें होंगी तो जटिलता भी कम होगी। तीसरा, वस्तुओं के क्लासिफिकेशन को लेकर, मतलब किस चीज पर कितना टैक्स लगे, इसको लेकर जो अंतहीन विवाद चलते थे उन्हें कम करना। और इन सबसे बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना, खासकर तब जब हम अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी दबावों की खबरें सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी स्वतंत्रता दिवस पर इसका जिक्र किया था, वादा किया था। लेकिन क्या ये वाकई मतलब पूरी तरह से सरल हो गया है? जैसे कुछ स्रोत कह रहे हैं कि वो पनीर और चीज वाला कंफ्यूजन, या शहद असली है या आर्टिफिशियल, ऐसे मुद्दे तो शायद अब भी रहेंगे। क्या वर्गीकरण वाले सारे विवाद खत्म हो जाएंगे? आपकी बात सही है। पूरी तरह से सरलीकरण शायद अभी भी थोड़ा दूर हो। कुछ जटिलताएं बाकी हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया, तो इसे आधा भरा ग्लास कहा जा सकता है। सुधार तो हुआ है, कोशिश है कि लाल फीताशाही कम हो, लेकिन हाँ, कुछ उलझनें अभी भी सुलझनी बाकी हैं, पर दिशा तो सही लगती है, कह सकते हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को छूता है, आम उपभोक्ता और परिवारों की जेब। इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या क्या सस्ता हो रहा है? यहाँ अच्छी खबरें हैं काफी सारी। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ढेरों चीजें सस्ती हो रही हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर। ऐसी चीजें जो पहले 18% या 12% में थी, वो अब सीधी 5% की श्रेणी में आ गई हैं। ओह, 18 से 5? ये तो बड़ा जंप है। जी हाँ, इसी तरह जो सफेद वस्तुएं हैं, मतलब एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सब पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थी, ये अब 18% पर आ गई हैं। अच्छा, और वो एक पॉपकॉर्न वाला बड़ा मजेदार किस्सा चल रहा था टैक्स रेट को लेकर, वो सुलझ गया क्या? हाँ, वो क्लासिफिकेशन का एक बढ़िया उदाहरण था। पहले नमकीन पॉपकॉर्न पे अलग रेट, कैरेमल वाले पर अलग।
अब साफ कर दिया गया है जो सादा नमकीन या मसालेदार पॉपकॉर्न है, चाहे खुला बिके या पैकेट में, उस पे 5% लगेगा। लेकिन अगर कैरेमल या चॉकलेट कोटेड पॉपकॉर्न है तो उसे कन्फेक्शनरी माना गया है और वो 18% पर रहेगा। इसी तरह रोटी, खाखरा, पराठा जैसी जो भारतीय ब्रेड्स हैं उन्हें अब पूरी तरह जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इस पर भी कंफ्यूजन था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शुरू में कही थी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, उन पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। ये सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम लगता है आपको? ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। इसे शायद सुरक्षा कवच को और फैलाना या सेफ्टी नेट को बढ़ा करना कह सकते हैं। बीमा महंगा होने की एक बड़ी वजह उस पर लगने वाला जीएसटी था। अब वो हट गया है तो उम्मीद है कि बीमा ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगा। कुल मिलाकर देखें तो एक अनुमान ये है कि इन सभी टैक्स कटौतियों से सालाना लगभग 1 लाख करोड़ से 1,20 लाख करोड़ तक की राशि लोगों के हाथों में वापस आ सकती है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा? बाप रे। हाँ, ये एक तरह से नागरिकों के लिए एजीएसटी बजट जैसा है, जैसा कुछ विश्लेषण कह रहे हैं। ये खपत को बड़ा बूस्ट दे सकता है। 1,20 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका अर्थव्यवस्था पर, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या असर होने का अनुमान है? अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इससे जीडीपी ग्रोथ में 10 से 60 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.1% से 0.6% तक का इजाफा हो सकता है, और महंगाई दर में भी 70 से 90 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.7% से 0.9% की कमी आ सकती है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक डबल डोज जैसा हो सकता है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है, ग्रोथ भी बढ़े और महंगाई पर भी लगाम लगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है ना? क्या कंपनियां वाकई ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी? क्योंकि स्रोत बता रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनियां शायद सीधे दाम कम ना करें, बल्कि पैकेट में वजन बढ़ा दें। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और मुनाफाखोरी का डर भी तो है, खासकर अब जब वो एनएए मतलब नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे बदलाव की। ये सारे अनुमान, ये फायदे तभी सच होंगे जब कंपनियां पूरी ईमानदारी से टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। एफएमसीजी कंपनियों की ये रणनीति ग्राम बढ़ाने वाली हमने पहले भी देखी है, और डीलरों में भी जो रिटेलर है उनमें अपने मौजूदा स्टॉक पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर चिंता है। हाँ, आईटीसी मतलब वो टैक्स जो उन्होंने माल खरीदते वक्त चुकाया था। जी हाँ, और जिसे वो बाद में अपनी टैक्स देनदारी से घटा सकते हैं। अब नए रेट लागू होने पर पुराने स्टॉक के आईटीसी एडजस्टमेंट में उन्हें दिक्कत आ सकती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये तो हुई आम उपभोक्ता की बात। अब जरा उद्योगों पर नजर डालते हैं, अलग अलग सेक्टर पर इसका क्या असर दिख रहा है। चलिए ऑटो सेक्टर से शुरू करते हैं, जहाँ काफी हलचल है लगता है। ऑटो सेक्टर में तस्वीर काफी मिली जुली है, कह सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि छोटी कारें इंजन क्षमता और लंबाई के आधार पर जो तय होती हैं, और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें ये सस्ती होंगी, क्योंकि ये 28% के दायरे से निकलकर 18% में आ गई हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रीमियम मोटरसाइकिलें हैं, 350 सीसी से ऊपर वाली और बड़ी एसयूवीज, उन पर अब 40% की नई डीमेरिट दर लगेगी। पहले इन पर 28% जीएसटी प्लस कॉम्पेंसेशन सेस लगता था, जो कुल मिलाकर 31% से 50% तक भी जाता था। तो कुछ मॉडल्स जहां सेस बहुत ज्यादा था वो शायद थोड़े सस्ते हों, लेकिन कई मॉडल्स 40% दर के कारण महंगे भी हो सकते हैं। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों की प्रीमियम बाइक बिक्री पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या हुआ? ईवीज, उनका टैक्स एडवांटेज तो कम हो गया लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। बिल्कुल, पहले जो सामान्य पेट्रोल डीजल कारें थी, आईसीई जिन्हें कहते हैं, उन पर 28% और ईवीज पर सिर्फ 5% जीएसटी था, तो टैक्स का अंतर बहुत बड़ा था, 23% का। अब छोटी आईसीई कारों पर 18% है और ईवीज पर 5% ही है, तो ये अंतर घटकर 13% रह गया है। इससे शायद ईवीज को अपनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि टैक्स वाला जो इंसेंटिव था वो कम हो गया है। और ऑटो डीलरों की भी एक बड़ी चिंता सामने आई है कि उनके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है, जिस पर वो पहले कॉम्पेंसेशन सेस दे चुके हैं, उसका उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा झटका है उनके लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है। अनुमान है कि इससे डीलरों को सामूहिक रूप से करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये एक गंभीर ट्रांजिशनल इशू है।
एक और ट्रेंड जो शायद देखने को मिले वो ये है कि दाम कम होने से ग्राहक शायद बेस मॉडल की बजाय थोड़े ऊंचे प्रीमियम वेरिएंट्स की तरफ जाएं। ये हो सकता है। चलिए ऑटो से आगे बढ़कर अब घर की बात करते हैं। आवाज यानी हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या खबर है इन बदलावों में? यहाँ तस्वीर ज्यादा सकारात्मक लग रही है। सबसे बड़ी राहत सीमेंट पर है। सीमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है, करीब 20%। वो 28% के सबसे ऊंचे स्लैब से निकलकर 18% पर आ गया है। इससे निर्माण लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा किफायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलने की उम्मीद है। ये सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विजन के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। अच्छा, सिर्फ सीमेंट या निर्माण सामग्री में और भी कुछ सस्ता हुआ है? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे फ्लाई ऐश ईंटें, सैंड लाइम ईंटें, बांस फ्लोरिंग जैसी चीजें भी 12% से 5% पर आ गई हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कुल मिलाकर निर्माण लागत में शायद 5% तक की कमी आ सकती है। इससे डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों को फायदा होगा। ये तो अच्छी खबर है। और कृषि क्षेत्र का क्या? किसानों के लिए क्या है इन बदलावों में? किसानों के लिए भी कई राहतें हैं, जैसे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, स्प्रिंकलर, कुछ बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब पर जीएसटी घटाया गया है। फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका सीधा मकसद है खेती की लागत कम करना, मशीनीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। डेयरी उत्पाद भी ज्यादातर 0% या 5% श्रेणी में ही है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है शायद। सुनने में आया है आटा मिल मालिक खुश नहीं है। हाँ, उनका एक मुद्दा है। उनकी मांग है कि जो छूट खुले अनाज पर है वो पैकेट बंद आटा और उससे बने उत्पादों जैसे ब्रांडेड आटा पर भी मिले। वो अभी 5% टैक्स के दायरे में आते हैं। उनका तर्क है कि इससे भ्रम होता है और छोटे मिल मालिकों को नुकसान होता है। ये एक मांग है उनकी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बात करें तो दवाएं सस्ती होंगी, ये तो तय है। हाँ, ये एक और सेक्टर है जहां बड़ी राहत दी गई है। ज्यादातर दवाएं अब 12% से 5% वाले स्लैब में आ गई हैं और करीब 33 जीवन रक्षक दवाएं, जिनमें कैंसर, दुर्लभ और पुरानी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाएं शामिल हैं, उन पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, बिल्कुल 0। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कई सर्जिकल उपकरण, ग्लूकोमीटर वगैरह भी अब 5% पर हैं। तो ये भी उस सुरक्षा कवच को और मजबूत करने वाला कदम है। लेकिन फार्मा उद्योग में वो उल्टे शुल्क ढांचे यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चिंता बनी हुई है, ऐसा पढ़ने में आया है। ये क्या चीज है और उसका क्या समाधान निकाला गया? हाँ, ये एक तकनीकी मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आपके कच्चे माल यानी इनपुट्स पर लगने वाला टैक्स आपके तैयार उत्पाद यानी आउटपुट पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा हो। फार्मा सेक्टर में दवा बनाने के लिए जो जरूरी कच्चा माल होता है, APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उन पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि ज्यादातर तैयार दवाएं अब 5% पर आ गई हैं। इससे होता क्या है कि कंपनियों का पैसा रिफंड में फंस जाता है, उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। हालांकि सरकार ने इसका समाधान निकालने के लिए वादा किया है कि ऐसे मामलों में 7 दिनों के अंदर 90% अनंतिम रिफंड मतलब प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ये जमीन पर कितना कारगर होता है। 7 दिन में 90% रिफंड, ये तो काफी तेज लगता है अगर हो जाए। हाँ, अगर ये हो पाया तो बड़ी राहत होगी। और ऊर्जा क्षेत्र, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी? अक्षय ऊर्जा को बड़ा प्रोत्साहन मिला है, बिल्कुल। सोलर PV मॉड्यूल, विंड टर्बाइन जनरेटर और इनसे जुड़े जो उपकरण हैं, उन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की लागत कम होगी। अनुमान है कि सोलर प्रोजेक्ट की लागत 5% तक कम हो सकती है, जिससे बिजली की दरें यानी टैरिफ 15-17 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो सकती हैं। इसी तरह पवन ऊर्जा में भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बचत हो सकती है। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अहम है जो बिजली खरीद समझौते यानी PPAs, पावर परचेज एग्रीमेंट्स का इंतजार कर रहे थे। PPA वो समझौता होता है जो बिजली उत्पादक और खरीदार के बीच तय अवधि के लिए बिजली की दरें फिक्स करता है। अच्छा, लेकिन तेल और गैस खोज मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। हाँ, वहाँ स्थिति थोड़ी उलट है। तेल और गैस खोज में इस्तेमाल होने वाले इनपुट और सेवाओं पर
जीएसटी 18% कर दिया गया है, जबकि उनका जो आउटपुट है यानी कच्चा तेल और गैस वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसका मतलब है कि उन्हें इनपुट पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी। ये एक चिंता है उस सेक्टर के लिए। हमने दरों और सेक्टर पर असर की तो काफी बात की, लेकिन जीएसटी 2.0 में सिर्फ दरें ही नहीं बदली, कुछ प्रक्रियात्मक और ढांचागत सुधार भी हुए हैं जिनका जिक्र स्रोत कर रहे हैं। ये व्यापार करने में आसानी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितने अहम है? ये सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद दरों से भी ज्यादा कह सकते हैं कुछ मामलों में। पहला बड़ा कदम है पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण। जो कम जोखिम वाले सप्लायर्स हैं उनके लिए 3 दिनों में ऑटोमेटिक मंजूरी का वादा किया गया है। दूसरा, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने पर जोर है, खासकर उल्टे शुल्क ढांचे और निर्यात के मामलों में, जैसा हमने फार्मा के संदर्भ में देखा। तीसरा, पहले से भरे हुए रिटर्न्स यानी प्री फिल्ड रिटर्न्स की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे रिटर्न फाइल करना आसान होगा, गलतियां कम होंगी। और सबसे बड़ा ढांचागत सुधार शायद जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जी स्टार्ट का चालू होना है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? जी स्टार्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। ये एक तरह की आप कह लीजिए स्पेशल कोर्ट या ट्रिब्यूनल है जो सिर्फ जीएसटी से जुड़े विवादों और अपीलों की सुनवाई करेगी। अभी तक क्या होता था कि ऐसे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, जिससे उन पर बोझ बढ़ता था और फैसले आने में सालों लग जाते थे। अब जी स्टार्ट के चालू होने से उम्मीद है कि विवादों का निपटारा तेजी से होगा, जिससे कारोबारियों की मुकदमेबाजी कम होगी और उनका पैसा और समय बचेगा। बताया जा रहा है कि अपीलें सितंबर से स्वीकार की जाएंगी और दिसंबर से सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। ये तो कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है और निगातकों के लिए भी एक राहत है शायद, वो इंटरमीडियरी सेवाओं को लेकर। हाँ, ये एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद था। जो एजेंट या कमीशन प्रोवाइडर जैसी इंटरमीडियरी सेवाएं भारत से विदेशी ग्राहकों को देते थे, उन्हें निर्यात माना जाएगा या नहीं, इस पर बड़ा भ्रम था। अब साफ कर दिया गया है कि इन्हें निर्यात माना जाएगा और इन पर 0 रेटिंग लागू होगी, यानी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। तो ये सभी प्रक्रियात्मक सुधार अगर देखें तो इनका लक्ष्य वही है, कंप्लायंस का बोझ कम करना, मुकदमेबाजी घटाना, वर्किंग कैपिटल के फ्लो को बेहतर बनाना और वो जिसे बाबूराज या लाल फीताशाही कहते हैं उसे कम करना। खासकर एमएसएमईज मतलब छोटे और मझोले उद्योगों को इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इन सुधारों को लेकर कोई चिंताएं या आलोचनाएं भी नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा तो शायद राज्यों के राजस्व का उठ रहा है। बिल्कुल, ये सबसे गंभीर चिंता है जो कई स्रोत उठा रहे हैं। अनुमान है कि इन टैक्स कटौतियों से राज्यों और केंद्र को मिलाकर सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो सकता है। कई राज्य, खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य जैसे केरल, इस पर अपनी गहरी चिंता जता चुके हैं। केरल के वित्त मंत्री का तो कहना है कि अकेले उनके राज्य को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो सकता है। उनकी मांग है कि केंद्र को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, शायद उसी तरह जैसे जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल की गई थी, या फिर सिन गुड्स पर सेस जारी रखकर। लेकिन केंद्र सरकार का क्या कहना है इस पर? सीबीआईसी अध्यक्ष का मत तो अलग लगता है। हाँ, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं, उनका मानना है कि शुरुआती असर के बाद जब खपत बढ़ेगी और टैक्स कंप्लायंस बेहतर होगा तो राजस्व अपने आप फिर से बढ़ने लगेगा। उनका यह भी कहना है कि राज्यों को जीएसटी कानून के दायरे में ही राजस्व बढ़ाने के उपाय सोचने चाहिए, इससे बाहर नहीं। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले समय में। ये तो देखने वाली बात होगी। राजस्व के अलावा और क्या आलोचनाएं सुनने में आ रही हैं? एक बड़ी आलोचना समय को लेकर है कि ये सुधार आने में 7 साल क्यों लग गए। ये सवाल कई स्रोत उठा रहे हैं। बिल्कुल, उनका तर्क है कि जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तब से अब तक यानी इन 7 सालों में सरकार ने लगभग 117 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जमा किए। लेकिन इसके बदले में नागरिकों को जो सार्वजनिक सेवाएं मिलनी चाहिए थी, जैसे अच्छी सड़कें, साफ हवा, 24 घंटे बिजली, उनमें वैसा सुधार नहीं दिखा जिसकी अपेक्षा थी। एक स्रोत ने इसे बड़ा मार्मिक ढंग से चुकाया ना गया कर्ज, डेट अनपेड का है। मतलब नागरिकों ने टैक्स तो चुका दिया, लेकिन उसके बदले बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिली। तो सवाल उठता है कि अगर ये सरलीकरण और कटौती इतनी ही अच्छी थी तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया? ये 7 साल क्यों लगे? और वही पुराना सवाल, क्या इस बार फायदा वाकई ग्राहकों तक पहुंचेगा? बिना एनएए के निगरानी कैसे होगी?
क्या कंपनियां फिर से मुनाफाखोरी नहीं करेंगी? ये चिंता बिल्कुल जायज है और कई विश्लेषणों में उठाई गई है। उम्मीद है कि कंपटीशन शायद कीमतों को नीचे लाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की, क्या ये व्यवस्था वाकई पूरी तरह सरल हो गई है? वो पनीर बनाम चीज, शहद बनाम आर्टिफिशियल शहद जैसे क्लासिफिकेशन के मुद्दे अगर बने रहते हैं तो भविष्य में फिर विवाद और मुकदमेबाजी हो सकती है। कुछ सेवाओं जैसे फूड और ग्रोसरी डिलीवरी के महंगे होने की भी बात सामने आई है, क्योंकि कुछ मामलों में टैक्स या प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ सकता है। तो हर चीज सस्ती नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर देखें, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार तो है, लेकिन इसकी सफलता कई किंतु परंतु पर निर्भर करेगी। चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। हाँ, हमने देखा कि जीएसटी 2.0 भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। मुख्य लक्ष्य साफ हैं: सरलीकरण, खपत को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को गति देना। इसे कई लोग आखिरकार अच्छा और सरल टैक्स बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मान रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की चीजें, गाड़ियां, घर, दवाएं सस्ती होने की उम्मीद है, जो खासकर ये जो त्योहारी सीजन आ रहा है उससे ठीक पहले एक बड़ी राहत हो सकती है। किसानों, एमएसएमईज और निर्यातकों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। व्यापार करना आसान बनाने के लिए जीएसटी का गठन और प्रक्रियात्मक सुधार भी अहम है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है। ये भी हमने देखा, राज्यों के राजस्व पर भारी असर पड़ने की आशंका है, जिससे केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। ऑटो डीलरों जैसे कुछ वर्गों को संक्रमणकालीन नुकसान उठाना पड़ रहा है। और क्या ये प्रणाली वाकई इतनी सरल हो गई है कि भविष्य में विवाद ना हो, ये भी देखना बाकी है। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। श्रोतों ने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, कर संग्रह और नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता के बीच का जो एक कथित अंतर है। 7 साल में 117 लाख करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद कई नागरिक आज भी टूटी सड़कों, प्रदूषित हवा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब ये जीएसटी सुधार लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये बढ़ावा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहेगा या ये आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में कोई ठोस, महसूस करने लायक सुधार लाएगा? क्या चुकाए गए करों के बदले बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की अपेक्षा का वो अदेय ऋण कम होगा या बढ़ता ही जाएगा? बहुत मौजूद सवाल है, ये सोचने के लिए। और इसी सवाल के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।